नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान की युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा सवाल, क्या पेपर लीक का सिलसिला अब सचमुच थम गया है? प्रदेश की बागडोर संभालने के साथ ही प्रदेश की बजरंग सरकार फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रही है। पेपर लीक कर युवाओं के सपनों को रौंदने वाली बड़ी या छोटी सभी मछलियां अब क्या वाकई में फंसती जा रही है? ओएमआर घोटाले के उजागर होने से पिछली सरकार क्या कटघरे में है? वहीं वजलाल सरकार पेपर माफियाओं पर सख्त कार्रवाई, गिरफ्तारियों और पारदर्शी सिस्टम से युवाओं का भरोसा क्या वाकई में जीत रहे हैं? क्या ओएमआर शीट ऑनलाइन कर सरकार योग्यता को उसका हक दिला सके? क्या फर्जीवाड़े पर पूर्ण विराम लग चुका है? आज बात इसी मुद्दे। आपके सपनों को रौंदने वाले को चाहे वो कितना भी बड़ा हो, किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। क्या वाकई में पेपर लीक अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है? क्या ओएमआर में जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला धांधली की गई, क्या ओएमआर शीट को ऑनलाइन करने से, सार्वजनिक करने से ये जो एक बड़ी समस्या सामने आई, क्या ये वर्तमान और भविष्य के लिए खत्म हो चुकी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष अल्दीनिया जी और बेरोजगार संघ के हनुमान जी हमारे साथ हैं। हनुमान जी, जरा बताइए, क्या वाकई में वर्तमान सरकार के अंदर पेपर स्मूथली हो रहे हैं, बिना लीक हुए हो रहे हैं? और इस वक्त क्योंकि बीते 2-2.5 साल में हमने किसी बेरोजगार या किसी बेरोजगार संगठन को व्यापक स्तर पर सड़कों पर उतरते भी नहीं देखा, तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि सब अब सही हो गया है? देखिए, जब से बजरंग जी की सरकार बनी है तो हम लगातार सरकार के समक्ष जो है तमाम उन मुद्दों को रख रहे हैं जो पिछली बार सरकार में पेपर आउट हुए थे। साथ में इस सरकार में जो विसंगतियां थी, लगभग हमने 40 से ज़्यादा विसंगति सरकार के समक्ष रखी थी, जिस विसंगति में एक ओएमआर घोटाला भी था जो 22 जून 2014 से लेकर इस 2 दिन पहले जब ये पकड़े गए हैं उस दिनांक तक मैं और मेरी पूरी टीम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बार बार दोनों एफआईआर, साथ में 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 का घटनाक्रम कि कब किस कर्मचारी की बोर्ड में एंट्री हुई, कब किस कर्मचारी को बोर्ड से हटाया गया और किस प्रकार सरकार ने उनको अपनी सह में लेकर ये सारा काम करवाया। तमाम तथ्य दुनिया भर के कागज हमने सीएमआर में सबमिट करवाए। 3 जनवरी 2025 को किसी को नहीं पता कि किस प्रकार ये घोटाला हुआ है। बीजेपी वाले भी हवाई लूट रहे हैं कि साहब हमने पकड़ लिया। ये एफआईआर भी युवा हितैषी ने हमारे द्वारा ही करवाई गई थी। इससे पहले भी हमने कर्मचारी चयन बोर्ड में सर कम से कम 40 बार ज्ञापन दिया गया कि 2018, 19, 20, 21 में कौन से होटल में रुका गया, किस किस के तहत ये कारनामा किया गया। आज पूरे प्रदेश के सामने जिस प्रकार सारे घोटाले और जो मांग कर रहे हैं, जो हम सरकार के समक्ष रख रहे हैं, जिस प्रकार प्रदेश के सामने आ रहा है और 300 से ज्यादा पेपर में, ये बात बिल्कुल सही है, जिसके लिए बजरंग जी की सरकार को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने तमाम जिस तरीके से फर्जीवाड़ा होता था उस विसंगति को भी दूर किया और एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार युवा हित में काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार ओएमआर घोटाले पे उन्होंने कार्रवाई की है, मैं 2 दिन पहले मिल के आया हूं, मुझे पूरा भरोसा ही है कि जिस प्रकार वो कह रहे हैं कि जिन जिन का नाम हमने दिया है अगर वो लोग पकड़े गए तो मैं इस डिबेट के माध्यम से प्रदेश की जनता से वादा कर रहा हूं, इस बार वो बड़े मगरमच्छ नहीं बचेंगे। चाहे बीएल जाटव जी हो, चाहे हरिप्रसाद जी हो, और उनके कार्यकाल में किस किस नेता ने किस प्रकार से घोटाले किए वो सारे प्रदेश के सामने आएंगे। एक और, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ओएमआर शीट को सार्वजनिक किया जाएगा, क्या इससे जो बड़े घोटाले हो चुके हैं वो रुक जाएंगे? और क्या ओएमआर शीट सार्वजनिक होने से कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी भाई किसके कितने नंबर आए? देखिए, ये इसलिए भी जरूरी है कि सरकार ने 2 साल में जो भी काम किया ना उस पर पानी फिर गया। संजय माथुर जो है, संजय माथुर 2018, 19, 20, 3 जो आर.के. मीणा जी जब अध्यक्ष थे तब भी संजय माथुर के हाथ में पूरी कमान थी। संजय माथुर नेताओं से मीटिंग करता था 2018, 17, 19, 20, 21, 22 में तो ये कंडीशन थी कि जब बीएल जाटव जी थे, बीएल जाटव जी 24 फरवरी 2018 को बने, कांग्रेस की सरकार आई, 4 तो इसमें सदस्य होते हैं और 1 होता है अध्यक्ष। चारों सदस्यों को हटा दिया गया और चारों सदस्य के लिए बीएल जाटव जी बेकायदा सरकार को लेटर लिखते हैं कि इनकी पावर मुझे दो। सरकार को उस समय सोचना चाहिए था कि बोर्ड में मेंबर दे, लेकिन सरकार ने बिना सोचे पूरी पावर बीएल जाटव जी को दे दी और 16 जनवरी 2021 को बीएल जाटव जी को दबाव के साथ कहा गया कि आप तुरंत इस्तीफा दो, हम तुरंत स्वीकार करेंगे।
पूरी प्रदेश के युवाओं में उस समय एक अजीब सा माहौल था कि क्या हुआ, अचानक से कैसे इस्तीफा ले लिया। और 16 जनवरी 2021 से लेकर 29 जनवरी 2021 के बीच में संजय माथुर ने सारे कारनामे पिछले थे उनकी OMR को गायब कर दिया, क्योंकि उस दौरान ना कर्मचारी चयन बोर्ड में कोई अध्यक्ष था और ना कोई मेंबर था। तो आप ये कह रहे हैं जानबूझकर साजिशन किया गया और सबको पता था, उस वक्त की सरकार को भी पता था। सर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि वर्तमान में OMR ऑनलाइन करना इसलिए जरूरी है, गुजरात की तर्ज पर जो हम लगातार मांग कर रहे थे, ताकि युवाओं का भरोसा ठीक है हनुमान, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आलोक राज जी जुड़ गए, अध्यक्ष है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के। आलोक राज जी, जिस तरीके के आरोप लगे वो आरोप बहुत संगीन है सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, इसके बाद जितने भी एग्जाम होंगे उस पर सवाल नहीं उठेंगे? जय हिंद। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि 2024 में जब मैंने परीक्षा कराई थी, पहली परीक्षा जनवरी 2024 में, उसके बाद सभी परीक्षाओं के अंदर हमने पूरी सावधानी बरती है। हमारा प्रयास यही रहा है कि सभी जो स्कैनिंग की कार्रवाई होती है वो दूसरी डिफरेंट नई जिसमें करवाई है और सभी चीजें मॉनिटर की गई हैं, CCTV लगाया गया है और पहले भी CCTV था और सब कुछ बहुत ही रोबस्ट SOP की तरह से किया जा रहा है। और आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि जो युवा हैं जिन्होंने 2024 में परीक्षाएं दी हैं, 2025 में परीक्षाएं दी हैं, जी, उन सभी के अंदर हमने पूरा इंश्योर किया है। हालांकि माथुर साहब जो एक पहले से बोर्ड में थे और मेरे टाइम में अभी भी रहे, मगर फिर भी हमारी जो सिस्टम था उसके अंदर उनका कुछ भी कर पाना संभव नहीं था। मगर उसके बावजूद भी यदि जांच होती है और कुछ भी सामने आता है तो जो भी इसमें दोषी होंगे सभी पर कार्रवाई की जाएगी और की जानी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी कर्मचारी हो, चाहे अध्यक्ष बोर्ड का हो, कोई भी हो। एक ये कहा गया कि सर OMR शीट को अब सार्वजनिक किया जाएगा, क्या मानकर चलें अगली जो भी परीक्षा OMR के जरिए होगी वो सार्वजनिक होगी और वो कितने दिन में होगी? देखिए, ये मेरा पिछले 1 साल से प्रयास चल रहा है कि सभी जो OMR शीट्स होती हैं उनको हम सार्वजनिक करें और ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। सिर्फ 2 छोटी परीक्षाओं के अंदर हमने इसको प्रयोग किया था और वो सफल हुआ था, मगर कुछ ना कुछ में टेक्निकल इश्यूज थे, लीगल इश्यूज थे। मगर अभी मैंने फिर दोबारा प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास हमारा सफल होगा और बहुत ही जल्दी हम जो परीक्षाएं हमने चतुर्श्रेणी कराई थी उसकी 2 गुना की OMR शीट लगभग 1,41,000 वो हम सार्वजनिक करेंगे। और जो पुरानी परीक्षाएं हैं जो पिछले 2 साल में की गई हैं उनकी भी करेंगे और आगे आने वाली परीक्षाओं की जो OMR शीट है हमारा प्रयास होगा सभी कैंडिडेट्स की, सिर्फ 2 गुना की नहीं, सभी कैंडिडेट्स की हम सार्वजनिक करें। लेकिन सर यहाँ सवाल दरअसल ये कि एग्जाम खत्म होने के कितने वक्त के साथ उन्हें अपलोड किया जाएगा, क्योंकि जो घटना घटी है ना सर उसमें तो उन्होंने ही OMR शीट के अंदर सब कुछ चेंज किया है, जिनकी जिम्मेदारी थी उसको सेव करने की। अब मानिए सब कुछ चेंज करके आप उसको अपलोड करेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। हाँ, देखिए ऐसा है कि सबसे बेस्ट तरीका होना चाहिए कि OMR शीट हो ही ना, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, मगर जो नंबर होते हैं, संख्या बहुत ज्यादा होती है, उससे नेक्स्ट बेस्ट तरीका है कि क्लासरूम के अंदर जब परीक्षा देता है बच्चा तभी OMR शीट स्कैन होकर अपलोड हो जाए। वो तरीका भी संभव है, लेकिन वो बहुत ही छोटी परीक्षाओं के लिए संभव है जहाँ बहुत ही कम नंबर होते हैं, लेकिन बड़ी संख्या की परीक्षाओं में संभव नहीं है। तो इसलिए OMR शीट को यहाँ पर लाना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है, उसके बाद इनको अपलोड किया जाता है। जी। अब हमारा प्रयास होगा जितना जल्दी संभव हो हम स्कैन करने के बाद उनको अपलोड करें, लेकिन कोई भी टाइम देना संभव नहीं है, डिपेंड करता है कितनी बड़ी परीक्षा है, कितनी बड़ी संख्या है, स्कैनिंग कब शुरू की गई, कब खत्म की गई, कई सारी इश्यूज होते हैं। लेकिन चूंकि हम पूरी जो कार्रवाई है उसको ऑनलाइन करेंगे तो ये तो एक जांच के लिए बहुत आराम से खुला होगा। जहां पर आप OMR देख नहीं सकते तो वहां पर आप OMR ऑनलाइन देख सकोगे, अपनी दूसरों की देख सकोगे, यानी कि सभी के लिए ओपन सीक्रेट होगा ये। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें फिर भी कोई फर्जीवाड़ा कर सकता है, मगर एनीवे वी विल बी ओपन फॉर एनी स्क्रूटनी, एनी जांच। एक और सवाल सर, क्योंकि ये अमूमन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो या सदस्य हो, तो सवाल मेरा ये कि क्या वाकई में इसके लिए कोई रेट लिस्ट भी होती है सर, कि भाई कहा जाए सरकार की तरफ से अगर आपको अध्यक्ष बने तो आपको इतना देना पड़ेगा? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ही नहीं और भी बोर्डों के अंदर ऐसा हुआ है सर कि भाई बड़े से बड़े पकड़े गए हैं और बाद में पता चला किसी ने 1 करोड़ में पेपर बेच दिया, किसी ने 50 लाख में बेच दिया, तो ये तो सब कुछ चलता होगा ना सर? अब ये तो देखो ऐसा है कि अब कुछ भी बोला जा सकता है। मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ कि ना तो मैंने 1 कौड़ी दी, ना मैं कौड़ी दूंगा, ना कभी ऐसा होगा, ना मुझसे किसी ने मांगा। तो बाकी के बारे में कैसा होता है आई थिंक आप लोग ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। सर अंतिम सवाल, आपको लगता है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बंद होनी चाहिए, एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए जिसमें जो बेस्ट है लाइक यू वो उस पोजीशन तक पहुंचे? नहीं, मैं भी एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हूँ और मेरा कहना ये बिल्कुल गलत होगा कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बंद होने चाहिए।
मेरे को लगता है कि ये एक सिस्टम है जो कि पूरे देश के अंदर लागू है जी। और डिपेंडिंग अपॉन हु इज अ प्रोमिनेंट सिटीजन जिसमें कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस है उसको अपॉइंट करते हैं। और मेरे को लगता नहीं कि इसमें जरूर कुछ खामियां हैं। उसमें हो सकता है कि इसको बजाय एक विल ऑफ दी पॉलिटिशियन के हिसाब से उसको अपॉइंट करने की जगह एक सिस्टम बना के किया जाए। बिल्कुल। जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने बाकायदा कुछ एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, लोग अप्लाई करते हैं। उस तरह का सिस्टम हो सकता है जहां पर आप एक कॉल करें और लोग अप्लाई करें, उसके बाद आप सिलेक्शन करें। इस तरह की चीजें हो सकती है, मगर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट सब गलत होती है। नहीं, लेकिन आपने सर वो पूरा प्रोसेस ही बदल दिया ना। उसके हिसाब से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की काफी पावर आपने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। अंतिम सवाल सर आपसे, 2026 के जनवरी में हम बात करें, 2026 में कितने एग्जाम होने हैं, कितने बच्चों के रोजगार उससे जुड़े हुए हैं, और आप ये क्या कंफर्म कर पाएंगे, आश्वस्त कर पाएंगे कि जितनी कोशिश हो सकेगी हर परीक्षा को एकदम नीट एंड क्लीन करेंगे? मैं आश्वस्त आगे की परीक्षाओं का नहीं, पीछे की भी करता हूँ जो 2024-2025 में हुई है। हमारा पूरा प्रयास है कि सारी परीक्षाएं बिल्कुल शुचितापूर्ण तरीके से की गई हैं और हमने जानते हुए कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं की है। त्रुटि किसी चीज में हो सकती है, लेकिन मंशा हमारी हमेशा साफ रही है। और आगे जो परीक्षा हमें जनवरी 26 में कराई है, 7 परीक्षाएं कराई हैं रीट लेवल 1 लेवल 2 की, वो भी हमारा प्रयास है कि बिल्कुल साफ तरीके से हो। इनका सभी का ओमार शीट जब स्कैन हो जाएंगे, इनको हम धीरे धीरे करके अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और आगे भी सारी परीक्षाएं, यदि मैं जितना मेरा कंट्रोल है, जितना मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से सभी परीक्षाएं अच्छी तरह से कराने का हमारा प्रयास रहेगा। आलोक राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अध्यक्ष थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने कंफर्म किया है या आश्वस्त किया है कि भाई इस बार इनके आने के बाद जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें गड़बड़ियां नहीं होंगी। लेकिन आशीष हल्दीनिया जी, भाई लगातार हनुमान जाते रहे, इश्यूज रेज करते रहे, नाम बताते रहे, गड़बड़ियों के बारे में बताते रहे, फिर ऐसी क्या मजबूरियां थी कि हम एक्शन ही नहीं ले पा रहे थे? देखिए विजेंद्र जी, एक्शन कांग्रेस की सरकार में ही हुआ है, और जब इन गड़बड़ियों का पता चला तो सबसे पहला कानून अगर किसी ने बनाया था तो वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। 2013 में जो पेपर लीक हुए थे उसके बाद भी कानून नहीं बने थे, उसके बाद भी कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ था, कोई कठोर कानून नहीं बने थे। चाहे वो आरएस का पेपर लीक हुआ हो, चाहे वो एसआई का पेपर लीक हुआ हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ हो, वसुंधरा जी के समय की मैं बात कर रहा हूं, और गहलोत सरकार के समय जब इस बात का पता चला तो सबसे बड़ा कानून अशोक गहलोत जी ने बनाया था। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, आजीवन कारावास और उसकी संपत्ति कुर्क होगी। यह इतना बड़ा कानून पूरे इतिहास में कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, पेपर लीक हुए, इन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं आपको ये बात बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए ना, 2018 वाली आज बेरोजगारों से जुड़ा मुद्दा है सर, इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। जरा बताइए फिर कितनों पर 10 करोड़ का जुर्माना आपकी सरकार में लगा, कितनों की संपत्ति कांग्रेस ने उस वक्त जब्त की और कितनों को सलाखों में पहुंचाया? 19 के आसपास तो पेपर है जो 250 से ज्यादा लोगों की नहीं ने गिरफ्तारियां की थी। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, ये मेरी आंखों देखी बात है। त्रिवेणी नगर में जिस व्यक्ति ने पेपर लीक किया था, मीणा ने, उसके घर पे बुलडोजर चलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके घर पे बुलडोजर चला है, उसकी 3,000 बीघा जमीन उसको आवत कर लिया गया था कांग्रेस सरकार में, उसके स्कूल को तोड़ दिया गया था। हनुमान गलत कह रहे हैं, सुनिए, हनुमान गलत कह रहे हैं, जो बार-बार डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे थे और कोई एक्शन नहीं हो रहा था। आप ये कह रहे हैं हनुमान गलत कह रहे हैं? सर, ये बड़े शर्म की बात है कि 15 अगस्त 2019 को जब ये ओएमआर घोटाले वाले 5 चोर पकड़े गए, विनोद कुमार गौड़, सादान खान, पंकज कुमार गुप्ता, कमल जी, और इन्होंने राजस्थान से किस प्रकार रमेश मीणा, धर्मेंद्र मीणा, पूर्व राजस्थान में 18 अभ्यर्थी भेजे 61.50 लाख के साथ गोमती नगर पकड़े गए, तो गोमती नगर थाने ने यहां पत्र भेजा कर्मचारी चयन बोर्ड में। कर्मचारी चयन बोर्ड ने तत्कालीन सरकार को अवगत करवाया। तत्कालीन सरकार ने कहा कि आप कमेटी बनाकर रफा दफा कर दीजिए। 2 मेंबर, जो संजय माथुर पकड़ा गया उस कमेटी में था, जो दूसरा आदमी पकड़ा गया वो भी कमेटी में था। इन्होंने वहां लिपापोती कर दी। संजय माथुर क्यों है? देखिए, आज संजय माथुर क्यों है, मुझे ये बता दीजिए। 2 साल के लिए आप जिस यशस्वी मुख्यमंत्री को तालियां बजा बजा के धन्यवाद दे रहे हैं, उसी मुख्यमंत्री की सरकार में संजय माथुर आज भी टेक्निकल हेड बनकर घूम रहे हैं। उसी के टेक्निकल हेड में उसी के परीक्षा परिणाम तैयार हो रहे हैं। पता होगा आपको पता होगा उसी टेक्निकल हेड संजय माथुर के सामने आरएसएस-बी में, संजय माथुर के सामने आरएसएस-बी में परिणाम तैयार हो रहे हैं। और कौन कौन सी परीक्षा हो गई उसके परिणाम संजय माथुर ने तैयार किए। पूछिए भजन लाल जी से, संजय माथुर को क्यों नहीं हटाया इन्होंने? पूछिए, आप पूछने की मत कर सकते हैं क्या? गिरफ्तार कर लिया, किसने गिरफ्तार किया था? एक मिनट भाई, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, क्यों ऐसा हो रहा है कि जिनको पर एलिगेशन है वो वर्तमान में वहीं पर है
और वर्तमान में भी वहीं से चल रहे हैं। देखो विजेंद्र जी, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं तो मैं यही चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता आप थोड़ी देर शांत रहे। घनश्याम जी ने सही बोला कि 15 अगस्त 2019 को यूपी, हनुमान जी ने सही बोला कि 15 अगस्त 2019 को यूपी एसटीएफ ने अन्य भर्ती घोटाले के अंदर राघव लिमिटेड के कर्मचारी विनोद गौड़ और शादान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद में उनको पता लगा कि जो 2019 के अंदर जो एग्जाम हुई थी, महिला सुपरवाइजर भर्ती 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018, जो 2019 के अंदर जनवरी फरवरी के अंदर जो हुई थी, उसमें ओएमआर सीट का बदलाव का काम की जो चैट है, जो व्हाट्सएप चैट है, वो उस टाइम पे पकड़ी गई थी। उसके बाद में यूपी एसटीएफ की पुलिस ने राज्य सरकार को, तत्कालीन सरकार को बताया गया था, राजस्थान में उस टाइम पे अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उनको बताया गया था कि भैया ये लोग हैं जो ओएमआर सीट में बदलाव कर रहे हैं और बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। 67 लाख रुपए का केस पकड़ा गया था। लेकिन अशोक गहलोत जी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि वो बैसाखी की सरकार पे थे, उनको पैसा कमाना था उस समय सरकार बैसाखी पे थी नहीं, उस समय सरकार को तो कोई खतरा था ही नहीं। विजेंद्र जी इनको चुप करो, विजेंद्र जी इनको चुप करें, विजेंद्र जी इनको चुप करें, इनको चुप करें, विजेंद्र जी इनको चुप करें। 1 मिनट भाई, मानेसर कांड उसके बहुत बाद में हुआ। हाँ, अभी तो इनको आइडिया नहीं है। विजेंद्र नकारा निकम्बा के लोगों को बोला था। बोलिए। विजेंद्र जी, 2000 जब यूपी एसटीएफ ने बता दिया था कि इस तरीके से आपके जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर ओएमआर सीट में घोटाला हुआ, उसमें राघव लिमिटेड के कर्मचारी संदिग्ध है, ठीक, इसके बाद में भी अशोक गहलोत जी ने उस चीज को दबाया रखा। क्यों दबाया रखा? क्योंकि पैसा मिल रहा था, बैसाखी पे सरकार थी, तो बैसाखी पे सरकार थी, तो यही भाई आप सुनो तो सही, तो बैसाखी पे सरकार थी, बैसाखी की सरकार थी, खुद अशोक गहलोत जी ने एक्सेप्ट किया, खुद अशोक गहलोत जी ने एक्सेप्ट किया। मेरे को मुझे मेरी सरकार बचानी थी, इसलिए मेरी सरकार बचानी थी। आपने 5 साल तक आशीष चलदीनिया जी, आशीष चलदीनिया जी, आशीष चलदीनिया जी, भाई को बंद करो। आशीष चलदीनिया जी, एक तो कांग्रेस की सरकार बीते 2 टेन्योर में तो कम से कम पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई, दोनों बार बसपा के समर्थित विधायकों के साथ सरकार चली है, दोनों बार चली। अरे भाई, दोनों बार सरकार चली। अशोक गहलोत जी कभी बहुमत में आए नहीं, दोनों बार सरकार। अशोक गहलोत जी कभी बहुमत में आए नहीं, बैसाखी पे आए थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है आशीष जी, बहुमत की सरकार नहीं आई। लेकिन ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई आपके पास बहुमत का आंकड़ा बाकियों के साथ मिलकर, चाहे वो निर्दलीय थे, चाहे वो बसपा के थे या बाकी थे, उनका आंकड़ा आपके पास था। ठीक है, अब बोलिए सुरेश गर्ग साहब। विजेंद्र जी, जब सवाल यह है कि 2 साल से क्या हुआ? 2 साल ये तो 19 से आप ये मान रहे हैं ना कि 19 से चल रहा था। आलोक राज जी का स्टेटमेंट है, 2 साल के अंदर 351 एग्जाम हो चुकी है, 240 आरपीएससी के अंदर हो गई है, 81 कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर हो चुकी है, और 30 अन्य एग्जाम हो गई है। पेपर लीक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये भजनलाल जी की सरकार है, भजनलाल जी ने वादा किया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। कांग्रेस वाले चिल्लाते रहेंगे, लेकिन किसी को तो खाने दिया, किसी को खाने नहीं दिया, और भ्रष्टाचारियों को अंदर किया। 428 अभियुक्त जेल के अंदर है। आज अगर पूर्व मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, उससे ये चलदीनिया जी, 1 मिनट, सुरेश गर्ग साहब, 1 मिनट भाई, सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब, 1 मिनट भाई, हल्दीनिया जी 1 मिनट। सुरेश गर्ग साहब, आपने शायद हनुमान को गौर से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि भाई 2019, 2021, 2022, 2023 वो लगातार अपना सारा डाटा सरकार के साथ साझा करते रहे। अब मैं मानता हूं कि चलिए 2023 में सरकार बदल गई, तो 2026 के शुरुआत में खुलासा हो रहा है कि ओएमआर की सीट को किस तरीके से बदला गया। हमारी सरकार लग गई। हाँ विजेंद्र, मैं बताऊं आपको, हमारी सरकार आने के बाद में 16 दिसंबर को सबसे पहले हमने एसआईटी का गठन किया। एसओजी ने 10 एग्जाम, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2022, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021, महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2019, स्वायत्त शासन विभाग अय्यन भर्ती 2023, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 2023, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2023, प्राध्यापक परीक्षा 2022, लिपिक ग्रेड 2 2018, वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022, ये सब की जांच कराई। 2024-25 के बीच 428 लोगों को गिरफ्तार किया, 428 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए
बेचारा युवा 18 घंटे पढ़ता था और पता लगा कि ये पेपर लीक है, उसमें फेल हो गया। एक मिनट भाई, एक मिनट। बंदी कर ली, इसके बावजूद भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए। अरे भ्रष्टाचार के हद होती है, युवाओं के साथ अन्याय किया आपने, युवाओं के साथ अन्याय किया। वो आपके वक्त में हुआ है, वो आपके वक्त में हुआ है भाई। आशीष चल्दनिया जी, आशीष चल्दनिया जी, पेपर लीक नहीं हुआ, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। अब सही कह रहे हैं, बता दीजिए, अब सही कह रहे हैं, एक मिनट भाई, एक मिनट। पूछताछ। अब सही कह रहे हैं आशीष चल्दनिया जी कि भाई जब सरकार का ही समर्थन हो तो कुछ भी हो सकता है। 19 पेपर लीक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बैसाखी पे चल रहा है वो तो भ्रष्टाचार करेगा ही, जो बैसाखी पे चल रहा है वो तो भ्रष्टाचार करेगा ही। जब शिक्षकों ने सम्मेलन में ऐसे कर रहे हैं कि शिक्षा ट्रांसफर हमारी सरकार नहीं होता, आप सुन नहीं रहे। भ्रष्टाचार आशीष चल्दनिया जी, आशीष चल्दनिया जी, आशीष चल्दनिया जी, 15 साल में मैंने सरकारों को यहां बदलते हुए देखा और बेरोजगारों को सड़कों पर उतरते देखा है। अब मैं नहीं जानता कि क्या है, मैंने बीते 2 सालों से बेरोजगारों को सड़कों पर नहीं देखा है। वरना हर दूसरे दिन जयपुर जाम होता था, कभी 15 दिन का अनशन, कभी 20 दिन का अनशन, कभी 1 महीने का अनशन, अलग अलग परीक्षाओं को लेकर मैंने कांग्रेस सरकार के दौर में देखा है। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन हनुमान क्या वाकई में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई जिन पर एलिगेशन वो आज भी बोर्ड के अंदर हैं, तो फिर किस तरीके से निष्पक्ष पूरा ये डिपार्टमेंट हुआ, इसको लेकर तो एक बड़ा सवाल है। फिर देखिए सर, लाखों युवा आज खून के आंसू रो रहे हैं और ये दुर्भाग्य है कि जिनको हमने वोट दिया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों नेताओं ने नाम नहीं लिया कि बीएल जाटव को हम कब पकड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता जी से मैं ये कहूंगा, अभी आलोक राज जी भी जुड़े हुए थे, पीटीआई भर्ती 2022 में, 2024 में जब आलोक राज जी थे, बीजेपी की सरकार थी, पीटीआई भर्ती के फॉर्म में जो है आवेदन एडिट हुए हैं। इधर हमने जांच के आदेश करवाए, उधर कर्मचारी चयन बोर्ड फॉर्म एडिट कर रहा था, हमने एडिट फॉर्म को ले जाकर कर्मचारी चयन बोर्ड की टेबल पर रखा, सरकार के सामने रखा कि साहब ये फॉर्म जालोर से एडिट हो रहा है, साहब ये फोरम जयपुर से एडिट हो रहा है, कार्रवाई नहीं हुई है। मैं माफी चाहूंगा, हमारी सरकार आने के बाद साल को रहा है, आज युवा डर रहे हैं, आज युवा डर रहे हैं, उसके लिए तो धन्यवाद दे रहे हैं उधर घर साहब। सभी की एग्जामों के सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट भाई, सभी की सभी में शर्म करो, शर्म करो, युवाओं के साथ अन्याय किया, पता लग जाता था पेपर लीक हो गया। अरे तो राजस्थान के लिए कुछ तो करते, लेकिन नहीं, बैसाखी पे चलने वाले लोग जो राजस्थान का भला करेंगे, जो राजस्थान का भला करेंगे, बैसाखी पे चलने वाले लोग। सर अभी एक चीज और बताऊं, आरपीएससी में पिछले 4 साल से जो परीक्षा नियंत्रक है वो अजमेर के रहने वाले हैं। इस बार आरएएस भर्ती में सबसे ज्यादा अजमेर संभाग से चयन हुआ है। हम सरकार से यह निवेदन कर रहे हैं कि जो लंबे समय से कर्मचारी हैं उनको हटाने में सरकार को क्या जा रहा है, आप क्यों नहीं हटा रहे हो? वो लोकल अजमेर से हैं, आरपीएससी में बैठे हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, परीक्षा में तो शायद टॉप 10 में 3 या 4 या 5 सर मैं ये निवेदन से ही थे। और बीएल ये बाबूलाल कटारा जब पकड़ा गया था तो बाबूलाल कटारा ने ईडी में कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण जो पद होता है वो परीक्षा नियंत्रक का होता है, और वो जो परीक्षा नियंत्रक पर बैठे हुए हैं वो नियम के विरुद्ध बैठे हुए हैं। वो अजमेर के रहने वाले हैं, आरएएस से आईएएस बन गए, लेकिन 4 साल से धड़ल्ले से उनका काम चल रहा है। सरकार कोई भी जाए, कल तो फिर बीजेपी सरकार भी कह देगी साहब वो तो कांग्रेस में बने थे, जिस प्रकार कांग्रेस वाले बीजेपी के लिए कह रहे हैं। दूसरा दुर्भाग्य है कि ये कांग्रेस वाले, तो आप सड़कों पर आने से मैं आपको मुद्दा देता हूं। मैं सर एक चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है, कर लिए, रिजाइन ले लिए, अरे रिजाइन ले लिए, रिजाइन जिनको आपने पैसे लेके भर्ती किया था, जिनको मेंबर बनाया था ना पैसे लेके, जब आप पैसे लेके आप आरपीएससी मेंबर बनाओगे तो यही होगा। आरपीएससी मेंबर ऐसे बनाओगे ना पैसे लेके, ऐसे ही होगा। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, जाओ जनता के बीच में, जनता के बीच में जाओ, जनता के बीच में जाओ भैया, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वो बाबूलाल कटारा बोल रहा है कि मैं पैसे लेके आरपीएससी का मेंबर बनाऊं, बाबूलाल कटारा बोल रहा है मैं पैसे लेके आरपीएससी मेंबर बनाऊं। आशीष चल्दनिया जी, एक मिनट, आशीष चल्दनिया जी, आरपीएससी को भंग करो, ये किसकी सरकार में किसके नेता ने पूरा पैदल मार्च निकाला था?
और देखिए क्या हुआ भारतीय था? जनता पार्टी ने अपने चुनाव अरे में भाई, क्या किसने कहा किया था? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं भारतीय किसने जनता पार्टी किया ने था? विजेंद्र जी अपने चुनाव में क्या कहा आपकी था? ही सरकार, कि आपके ही RPSC को नेता, भंग आपके करके मुख्यमंत्री RPSC आपके को ही भंग सड़कों करके हम पर आएंगे और आपकी ऐसा ही सरकार परीक्षा से मांग हम कर रहे रद्द हैं। करेंगे। गजब कर रहे हैं ऐसा अभी। चिल्लाते रहेंगे, गजब कोई कर रहे हैं मतलब अभी। नहीं है, कोई टेंशन मतलब हुआ, नहीं है, टेंशन उसको कोई लेकर। मतलब नहीं है। पक्ष में इनके नहीं है। नेता को टेंशन हुआ हटाकर उसको निकलना लेकर। बोला जाता है, इनके क्या फर्क पड़ता है? हनुमान 5 साल एक मिनट भाई, रुक जाइए आप लोग, आप दोनों रुक जाइए, कुछ नहीं बदल रहा है, आप रुक जाइए एक मिनट। हनुमान भाई, अभी से 2 सरकार के दौरान क्या आप वाकई में आपको लगता है कि पेपर लीक नहीं हुए या खुलासे नहीं हुए? 2 अलग बात है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और ये अच्छी बात है। दूसरा ये कि जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं, अगर वो अभी भी सत्ता के अंदर है, सिस्टम के अंदर है, तो क्या ये कहें कि भाई उनमें इतना डर है कि अब वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, या वजह कुछ और है? देखिए सर, मैं 2 मिनट में पूरी बात रखूंगा। सबसे पहले बात तो यह है कि पेपर लीक पर हमारी जितनी सरकार और जांच एजेंसियों की नजर नहीं होती, उतनी टीम हमारी काम करती है। और ये जितने भी घोटाले हुए हैं, मैं विद प्रमाण डेट वाइज बता सकता हूं। इसी बात का ये प्रूफ है कि ओएमआर घोटाला हमारी देन है। लेकिन एक चीज, ओएमआर घोटाले में बहस हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता जी को मैं कहूंगा, बीजेपी वालों ने विनोद कुमार गौड़ को, सद्दाम खान को पकड़ा है, यह अधूरी कार्रवाई है साहब। ये दोनों तो 15 अगस्त में गिरफ्तार हो गए थे। इन दोनों ने उस दिन कहा था कि हमने हमारे दोस्त पंकज को बताया, पंकज ने कहा हमने अजीत को बताया, अजीत ने कहा हमने कमल को बताया, कमल ने कहा कि रमेश मीणा और धर्मेंद्र मीणा के थ्रू 18 अभ्यर्थी लिए। 18 तो ये और 4 वो 26 जने अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? डिबेट में बोलने से क्या होगा? प्रदेश की आप कहो कि इन दोनों को तो, ये दोनों तो जमानत पे थे, इन दोनों को उठाकर आप हवाई लूट रहे हो, कार्रवाई करो। और आपको नाम चाहिए अब बोलिए, तो 200 नाम से ज्यादा मैं आपको नाम दूंगा। 26 नाम तो यही गिना दिए हैं, ये कहां है? जितेंद्र जी, मैं यही कह रहा हूँ, करो ना हमारी, सर। हाँ भैया, हनुमान जी कर रहे हैं कार्रवाई। हमारी सरकार आने के बाद ही 428 लोगों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया ना। बेरोजगारी हमारी इतना सरकार बढ़ा आने था के बाद ही कि कार्रवाई की ना। किसने करवाई? संजय माथुर की ये तो हिम्मत नहीं हुई SOG का काम था। ना। संजय माथुर की हमारी सरकार आने के बाद में भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं हुई ना। अरे भाई, यही IAS होते हैं, यही अधिकारी होते हैं, लेकिन सरकार चेंज होने के बाद में कैसे ईमानदार हो जाते हैं? यही IAS और यही अधिकारी होते हैं, यही IAS और यही अधिकारी होते हैं। वही अशोक गहलोत के टाइम पे भ्रष्टाचार। चल्दीनिया जी शुक्रिया, हनुमान किसान आपका भी बहुत शुक्रिया। आप समझ पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि आशीष चल्दीनिया जो कह रहे हैं उसको आप उस दौर में समझिए जहां बीजेपी पर एलिगेशन है, और सुरेश गर्ग साहब जो कह रहे हैं उसको आप कांग्रेस के राज से जोड़ लीजिए, आपको पूरी तस्वीर साफ होगी। इसलिए हमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। बेरोजगार बहुत कुछ समझते हैं, और वो समझते हैं कि सियासत और एग्जाम दोनों के बीच में क्या वाकई में कोई कोऑर्डिनेशन है या संयोग है, या कर्मचारियों को लगाया ही इसलिए जाता है ताकि अपनों को रोजगार दिया जा सके। ये राजस्थान का बेरोजगार हर वक्त सवाल करता है। लेकिन क्या वाकई में इन 2 सालों में पेपर लीक नहीं होना, इससे बेरोजगारों का विश्वास बढ़ता है, और ओएमआर शीट का सार्वजनिक होना क्या इसकी पारदर्शिता को और ज्यादा बढ़ाएगा? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आपके सपनों को रौंदने वाले को चाहे वो कितना भी बड़ा हो, किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा।